दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 40 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू ने सेवा वृत्ति के बारे में अपने अनुभव बताए। उनकी वकीली अब अच्छी चल रही थी और उन्हें अब ऑफिस में बैठकर ही काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इसके साथ साथ शारीरिक श्रम भी किया जाए। इसलिए उन्होंने रुस्तम जी शेठ के सहयोग से और डॉक्टर बोझ की देखरेख में जो अस्पताल हिंदी लोगों के लिए बनाया गया था, वहाँ 2 घंटे रोज़ स्वयंसेवक बन के काम किया और इसके साथ ही बच्चों के लालन पालन के बारे में भी अपने विचार बताए। अब आगे सादा जीवन। बापू लिखते हैं, घर बसाने के बाद जीवन की सुख सुविधाओं के उपभोग से भी मेरा मन विरक्त हो गया था। इसलिए मैंने खर्च कम करने के बारे में विचार किया और धोबी काम खुद किया। उसके लिए धोबी कला की किताब पढ़कर सीखा और अपनी पत्नी को भी सिखाया। रोज़ रोज़ शर्ट धोनी ना पड़े, इसलिए 1 दर्जन शर्ट और उतने ही कॉलर खरीदे। शर्ट 1 दिन बाद बदलना, पर कॉलर रोज़ धोकर इस्त्री करता था। उसमें कलफ लगाना पड़ता था ताकि कॉलर कड़क रहे। एक बार इसके लिए मैं मजाक का कारण बना, क्योंकि कॉलर पर इस्त्री ठीक से न होने के कारण कॉलर से कलफ गिर रहा था। कोर्ट में मेरा खूब मजाक बना। मैंने उन्हें बताया कि यह मेरा पहला अनुभव है, लेकिन मैं धोबी काम में अपनी ज़रूरत के लायक मैंने कुशलता प्राप्त कर ली थी। एक बार श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी का जोहानिसबर्ग में सत्कार होने वाला था और इस अवसर पर उनका बहुत बड़ा भाषण होने वाला था। गोखले जी के पास स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा उपहार में दी हुई एक शॉल थी, जिसे गोखले जी बहुत संभाल कर रखते थे और विशेष अवसरों पर ही पहनते थे, प्रयोग करते थे। और गोखले जी के सत्कार समारोह में उन्हें वो शॉल पहननी थी, लेकिन उस पर सिकुड़ने पड़ गई थी और उस पर इस्त्री करने की ज़रूरत थी। धोबी के पास जाकर इस्त्री कराना संभव नहीं था, इसलिए मैंने गोखले जी से अपनी धोबी कला का उपयोग करने की अनुमति मांगी। इस पर गोखले जी बोले, गांधी, मैं तुम्हारी वकीली पर विश्वास रखूँगा, लेकिन मेरी शॉल पर तुम्हारी धोबी कला प्रयोग करने की अनुमति नहीं दूंगा, तुम कहीं दाग लगा दोगे। मैंने गोखले जी को शॉल गंदी न होने का अथवा दाग न लगने का भरोसा दिलाया। इस शॉल के बारे में पूरा किस्सा गोखले जी ने मुझे अत्यंत उत्साह से सुनाया। आखिर उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। गोखले जी की अनुमति में ही मेरी कुशलता का प्रमाण पत्र मुझे मिल चुका था। फिर यदि सारी दुनिया ने भी नहीं दिया तो क्या बिगड़ता था। धोबी पर निर्भरता की गुलामी से छुटकारा मिला। अब नाई का प्रश्न था। विलायत में सभी दाढ़ी बनाना सीख जाते थे, लेकिन बाल काटने के बारे में मुझे कल्पना नहीं थी। प्रिटोरिया में एक बार जब मैं गोरे नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गया, तब उस नाई ने मेरे बाल काटने से तो मना किया, पर साथ ही मना करते समय तिरस्कार भी व्यक्त किया। तभी मैं बाजार गया और बाल काटने का सामान लेकर आया और शीशे के सामने खड़े होकर बाल काटने की कोशिश की। सामने के बाल तो कट गए, लेकिन पीछे के बाल काटने में परेशानी थी। जैसे तैसे काटे और कोड़ गया तो मेरा खूब मजाक बना। लोग बोले, गांधी, तुम्हारे सिर पर चूहों ने प्रयोग किया लगता है।
मैंने कहा नहीं, गोरा नाई काले आदमी के सिर को क्यों स्पर्श करेगा, इसलिए खराब ही सही लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। इस उत्तर का मित्रों को आश्चर्य नहीं लगा। वास्तविकता में यदि गोरा नाई काले लोगों के बाल काटेगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा। हमारे देश में भी हम उच्च वर्णीय लोगों के नाई को अस्पृश्य लोगों के बाल कहाँ काटने देते हैं। इसका प्रायश्चित दक्षिण अफ्रीका में मुझे अनेक बार करने को मिला और इसमें हम हमारे कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना था। इसलिए मुझे इसका कभी भी गुस्सा नहीं आया। स्वावलंबन और सादगी के प्रति जो मेरी पसंद थी वो आगे और तीव्र हुई। इस चर्चा को आगे योग्य स्थान पर भी हम करेंगे। इसकी जड़ें पहले से ही थी पर उन्हें अंकुरित होने के लिए सिंचाई करने की ज़रूरत थी जो अनायास ही हो गई। अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।